जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। लोकपाल, चारों तरफ ये शब्द गूंज रहा है। एक जन लोकपाल है जिसे जनता चाहती है कि उस लोकपाल की बातें उनके सामने आएं, उस लोकपाल बिल की बातें सामने आएं और उनकी ख्वाहिशों को संसद में अमली जामा पहनाया जाए। दूसरी तरफ सरकार एक लोकपाल बिल लाना चाहती है। सरकार के द्वारा लाए जाने वाले लोकपाल बिल को लोग कमजोर लोकपाल बिल बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें कोई ताकत है ही नहीं। हम आपको इसकी असलियत से अवगत कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यों सरकार ने भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक कमजोर लोकपाल बिल बनाने का राज क्या है। सरकार ने लोकपाल बिल तैयार कर लिया है। इस लोकपाल बिल में अन्ना हजारे की या अन्ना हजारे के समर्थन में उठी आवाजों की मांगों को दरकिनार कर दिया गया है। अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की घोषणा की है और सरकार ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है। लगता है ये चेतावनी दी जा रही है, मुनादी की जा रही है कि अगर अन्ना नहीं माने तो जो हाल पुलिस ने बाबा रामदेव का किया था वही अन्ना हजारे का भी होगा। कहना मुश्किल है कि 16 अगस्त से होने वाली भूख हड़ताल, अनशन या आमरण अनशन को पिछली बार की तरह जन समर्थन और मीडिया का साथ मिलेगा भी या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार अब कटघरे में आ गई है। सरकार भ्रष्टाचार की हिमायती नजर आने लगी है। ये बहुत दुख की बात है। यही वजह है कि लोगों को अब उसकी सही दलीलों पर भी कोई भरोसा नहीं हो रहा। सरकार ने जो लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया है उस मसौदे की एक रोचक जानकारी आपको बताना चाहेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करता है और वो झूठा निकला, मतलब ये कि वो आरोप को अदालत में साबित नहीं कर सका, तो उसे 2 साल की सजा और अगर कोर्ट उसके आरोपों को सही मान लेती है तो भ्रष्ट अधिकारी को मात्र 6 महीने की सजा। मतलब ये कि भ्रष्टाचार करने वाले की सजा कम और उसे उजागर करने वाले की सजा ज्यादा है। ना मजेदार चीज, यही हमारी सरकार है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त सरकारी वकील मिलेगा, जबकि उसे भ्रष्ट और खुद को सही साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को अपने खर्च पर मुकदमा लड़ना होगा। ये सरकार का भ्रष्टाचार से लड़ने का नायाब तरीका है। उस सरकार का जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस यूपीए का जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। ऐसे लोकपाल का विरोध होना आपको नहीं लगता कि लाजमी होना चाहिए? हर एक को इसका विरोध करना चाहिए। आइए देखते हैं कि सरकार के मसौदे पर सिविल सोसाइटी को क्या क्या ऐतराज हैं। सिविल सोसाइटी का मतलब इस देश के उन लोगों को जो आम आदमी के रूप में जाने जाते हैं। ये झोंकपाल है कि ये धोखापाल है कि ये लूटपाल है? टीम अन्ना के लोगों का कहना है कि ये लोकपाल नहीं जोगपाल है। जनता के साथ किया गया एक मजाक है। उनकी दलील है कि रिश्वतखोरी से पीड़ित आम आदमी की शिकायतें लोकपाल नहीं सुनेगा। सरकारी लोकपाल के दायरे में निचले स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों का भ्रष्टाचार शामिल नहीं होगा। नगर निगम, पंचायत, विकास प्राधिकरणों का भ्रष्टाचार इसकी जांच के दायरे में नहीं आएगा। राज्य सरकारों का भ्रष्टाचार भी इसके दायरे में नहीं आएगा। टीम अन्ना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, जजों और सांसदों का भ्रष्टाचार भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि 2G स्पेक्ट्रम, कैश फॉर वोट, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसाइटी और येदियुरप्पा के खनन जैसे घोटालों के खिलाफ सरकारी लोकपाल कुछ नहीं कर सकेगा। सरकार ने एक और पेंच लगा दिया है। सरकारी लोकपाल के दायरे में वैसा कोई मामला नहीं आएगा जो 7 साल से ज्यादा पुराना है। मतलब यह है कि बोफोर्स और चारा घोटाले जैसे मामले इसकी जांच के दायरे से पहले ही अलग कर दिए गए हैं। लोकपाल के सदस्यों को ही सारा काम करना होगा, यानी सब कुछ 9 सदस्य करेंगे। अफसरों के पास निर्णय लेने के अधिकार नहीं होंगे। इससे सारा का सारा काम 2-3 महीने में ही ठप हो जाएगा। टीम अन्ना का आरोप है कि नेता एक अच्छा लोकपाल बिल नहीं ला सकते, क्योंकि अगर एक सख्त लोकपाल कानून बना तो देश के आधे से ज्यादा नेता 2 साल में जेल चले जाएंगे और बाकी की भी दुकानदारी बंद हो जाएगी। देश की जनता का भ्रष्टाचार से रोज सामना होता है। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 10 लोगों की संयुक्त समिति बनी।
कई बैठकों के बाद सरकार ने लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया, लेकिन कुछ मुद्दों पर सरकार और अन्ना हजारे की टीम के बीच मतभेद थे, जो आज भी बरकरार हैं। सरकार के मसौदे के मुताबिक लोकपाल के 9 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के किसी कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। इनमें से आधे न्यायिक सदस्य होंगे, जिन्हें चुनने के लिए सरकार ने एक टीम बनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, एक कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री चुनेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल है। यही लोकपाल के चेयरमैन और सदस्यों को चुनेंगे। अब एक सवाल उठता है कि इनमें से जितने भी लोग हैं, उसमें सरकारी पक्ष का पलड़ा भारी दिखाई देता है। खतरा इस बात का है कि इनके द्वारा चुने गए लोकपाल भी राजनीति का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि सीवीसी के साथ हुआ। इस लोकपाल को ग्रुप ए के अधिकारियों, मंत्रियों और सांसदों के संसद से बाहर के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन किसी को सजा देने का हक नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट को सजा के लिए सुझाव दे सकता है, लेकिन मंत्रियों के मामले में यह भी नहीं कर सकता। अन्ना हजारे की टीम लोकपाल को सजा देने के अधिकार के पक्ष में थी। साथ ही वह सीवीसी और सीबीआई को लोकपाल में जोड़ने की बात कहती आई है। सरकार ने अन्ना की टीम के सुझावों को दरकिनार कर दिया। सरकार ने अपनी नीतियां, मानसिकता और विचारधारा साफ कर दी है। एक शर्मनाक बयान आया देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कौशिक बसु का। उन्होंने कहा कि घूसखोरी को ही वैध बना देना चाहिए। कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया। डॉक्टर कौशिक बसु प्रधानमंत्री के निकटतम अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। वो इनकी बात मानते हैं, प्रधानमंत्री इनकी बात मानते हैं। अब प्रधानमंत्री जी को ऐसे सलाह देने वाले होंगे तो आप समझ जाइए कि सरकार भ्रष्टाचार से कैसे लड़ सकती है या कैसे लड़ेगी, किस तरह से लड़ेगी। इस बयान के आते ही उद्योगपतियों ने भी इसे सही ठहरा दिया। अजीबोगरीब बात यह है कि इंफोसिस के मालिक और देश के जाने माने उद्योगपति नारायण मूर्ति भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री को घेरने वाले उनके इतने करीबी अर्थशास्त्री और नारायण मूर्ति जैसे समझदार लोग घूसखोरी की पैरवी करने लगे, घूसखोरी का समर्थन करने लगे, तो इस देश का क्या होगा ये शायद ऊपर वाला भी आज तो नहीं बता सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार के इकोनॉमिस्ट और नजदीकी उद्योगपति घूसखोरी की क्यों पैरवी कर रहे हैं, क्या है वो मानसिकता और वैचारिक मजबूरियां जिनकी वजह से भ्रष्टाचार को रोकने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं या इन्होंने बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। लोकपाल बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई की मानसिकता और उसकी सत्यता, उसकी हकीकत आज आपको बताना चाह रहे हैं। हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि किस तरह सरकारी लोकपाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकपाल लाना चाहती है तो सबसे पहले उसे ग्रास रूट लेवल पर मौजूदा भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। ये करना आसान भी है, लेकिन सरकार ने किया क्या? सरकार ने लोकपाल को जमीनी स्तर पर मौजूद भ्रष्टाचार से दूर रख दिया। दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार देश भर में एक से एक योजनाओं को चला रही है, जिससे देश की जनता या गरीबों को फायदा होना था, लेकिन इन योजनाओं की वजह से भ्रष्टाचार ने अब पंचायत और गांवों तक अपनी पैठ बना ली है। भ्रष्टाचार गांव-गांव में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मनरेगा हो या फिर जन वितरण प्रणाली, अब गांव वाले भी भ्रष्टाचार में भागीदारी कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं था। पिछले 20 सालों में देश में ऐसा क्या हुआ जिससे हमारा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया? हमने 20 साल पहले बाजार को आजाद कर दिया, उद्योगपतियों को खुली छूट दे दी। उदारवाद और निजीकरण के दौर में भ्रष्टाचार ने नया रूप ले लिया। आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का ये नया चेहरा है कैसा। सवाल तो ये है कि क्या सरकार सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती भी है या नहीं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इसके स्वरूप को समझना जरूरी है। भारत के सरकारी तंत्र में अलग अलग स्तर पर भ्रष्टाचार मौजूद है।
सरकार की समस्या ये है कि वह जिन नीतियों को बढ़ावा दे रही है, जिस विचारधारा को सही मान रही है, असल में वही भ्रष्टाचार की जड़ है। 1991 के बाद से भारत में भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल गया है। जब से देश में उदारवाद और निजीकरण का दौर चला है, तब से हमने उद्योग जगत के जानवरों को समाज में लूट मचाने की खुली छूट दे दी है। पिछले 20 साल का इतिहास यही बताता है कि कॉरपोरेट जगत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। बड़े बड़े उद्योगों ने अपने मुनाफे के लिए न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र को दूषित कर दिया। मनमोहन सिंह की उदारवादी नीतियों ने न सिर्फ कोटा राज और लाइसेंस राज को खत्म किया, बल्कि उद्योगों पर लगने वाले टैक्स को भी कम कर दिया। उद्योग जगत पर लगने वाले टैक्स इंदिरा गांधी के शासनकाल की तुलना में आज सिर्फ 1/3 है। उदारवाद की नीतियां इसलिए लागू की गई थी कि उद्योग जगत टैक्स चोरी नहीं करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में मौजूद काले धन और काला बाजारी में कमी आएगी। हैरानी की बात यह है कि 1991 में उदारवाद की नीति लागू करने से पहले काला धन 27% था, लेकिन आज यह बढ़कर 43% पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार की स्थिति इतनी गंभीर है कि भारत सरकार को देश के 57% मुनाफे का पता ही नहीं चल पाता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल 35 लाख करोड़ रुपए काला धन बनते हैं, जिसका सिर्फ 10% हिस्सा विदेश भेज दिया जाता है। उदारवाद की नीतियां इस संदर्भ में पूरी तरह विफल रही हैं। मनमोहन सिंह के उदारीकरण के बाद सरकार ने आर्थिक विकास का जो मॉडल अपनाया है, वही भ्रष्टाचार की मुख्य वजह है। यही उद्योग जगत भारत के आर्थिक विकास के एक आंकड़े, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, को मजबूती देता है। हमारी सरकार को आंकड़ों से इतना प्यार है कि इसके लिए उसने देश की जनता को लूटने वाले उद्योगों को खुली छूट दे रखी है। विभिन्न राजनीतिक दल, नेता और अधिकारी भ्रष्टाचार के इस खेल में एक छोटे खिलाड़ी बन गए हैं, बड़े उद्योगपतियों की कठपुतली बन गए हैं। येदियुरप्पा को ले लीजिए। कर्नाटक के लोकायुक्त ने कहा कि खनन घोटाले से राज्य को करीब 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। येदियुरप्पा को क्या मिला? सिर्फ 10 करोड़। उद्योगपति 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को मिला सिर्फ 10 करोड़। यह तो भीख की राशि से भी कम है। इसी तरह 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को देखिए। CAG के मुताबिक इस घोटाले से भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब कोर्ट में ए राजा के खिलाफ मामला चल रहा है 200 करोड़ रुपए का। अब ये समझ में नहीं आता कि केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर ऐसा क्या दबाव है, जिसकी वजह से वे इन उद्योगपतियों के सामने झुक जाते हैं, उनकी मुनाफा कमाने की जिद के आगे घुटने टेक देते हैं। देश की राजनीति का कसूर है, चुनाव में होने वाले खर्च की मजबूरी है, यह सब है। इसके बावजूद सरकार के दृष्टिकोण में ही समस्या है। नव उदारवादी नीतियों को सफल बनाने और उसे सही साबित करने के चक्कर में सरकार भ्रष्टाचार को खत्म ही नहीं करना चाहती। सरकार की मानसिकता पर इसलिए सवाल उठता है क्योंकि जमीनी स्तर के भ्रष्टाचार से लोकपाल को बाहर रख दिया गया और बहाना बनाया गया कि राज्यों के विषय हैं। ये दलील न तो उचित है और न ही तर्कसंगत। भ्रष्टाचार का जाल हमारे सरकारी तंत्र और समाज में किस तरह फैला है, ये पता करना किसी के लिए भी आसान है। BDO, तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट, स्कूल, थाना, अस्पताल, कचहरी यानी किसी भी सरकारी विभाग के दफ्तर में घुसते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा सरकारी तंत्र किस तरह भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। देश के मंत्रियों और नेताओं की आंखों को ये सब नजर क्यों नहीं आता? अभी तक इस संसद में, हमारी संसद में बहस ही चल रही है। उस पर भी विवाद है कि क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमें किसी लोकपाल या किसी नए कानून की जरूरत है भी या नहीं। वैसे एक बात ये भी सही है कि कानून बनाने या लोकपाल बनाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखें बैठे रहें। लोकपाल बनाने का मकसद तो यही होना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसे सजा मिले और वो बच न पाए। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अब तक भ्रष्टाचार करने वाले लोग कानून को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। जिन लोगों को सजा मिली है उन्हें हम अपवाद मान सकते हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में होने और न होने में आखिर फर्क क्या है, इसके खतरे क्या हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। बस छोटा सा ब्रेक, महत्वपूर्ण है। अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। कैसे सरकार की उदारवादी नीतियों की वजह से देश भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया,
हम आपको लोकपाल बिल पर उठे सवालों से रूबरू करा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह सरकार ने भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक दिए। सरकार ने पहले सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया और अब सीबीआई को लोकपाल के दायरे से भी बाहर रखने की उसकी योजना है। आखिर इसका मकसद क्या है? इसके अलावा ये कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है या उसकी जानकारी लोकपाल को देता है तो उसे इस कानून के तहत क्या सुरक्षा मिली है। ऐसे लोगों को सुरक्षा न देकर सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जनता की हिस्सेदारी खत्म करने की कोशिश की है। हमारे पास, आपके पास, आपके आसपास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले को जान से ही मार दिया गया, उसकी आवाज हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। सरकार शायद ये चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाए ही नहीं, इसलिए उसने उसे सुरक्षा देने से अपना हाथ खींच लिया। अगर सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रति गंभीर होती तो एक मजबूत लोकपाल बिल बनाती, सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को लोकपाल को सौंप देती, जांच के लिए जरूरी सारे संसाधन मुहैया कराती। लोकपाल अगर मानवाधिकार आयोग की तरह एक दंतहीन, विषहीन संस्था बनती है तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में इसका कोई योगदान होने वाला नहीं है। सरकार ने अपनी नीतियां, मानसिकता और विचारधारा साफ कर दी है कि वो भ्रष्टाचार को लेकर कितनी गंभीर है। उसने सीबीआई को सूचना अधिकार कानून से बाहर कर दिया और अब एक कमजोर लोकपाल बनाकर ये बता दिया कि वो अधिकारी और नेता देश में मौजूद भ्रष्टाचार से चिंतित नहीं है। देश की जनता लोकपाल इसलिए चाहती है क्योंकि वो भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। लोगों में गुस्सा है। सरकार ने जो लोकपाल बिल तैयार किया है उससे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। हाँ, इस पर राजनीति जरूर होगी। अन्ना हजारे की टीम और मीडिया को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे या नहीं। सरकारी चाल को समझना जरूरी है। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद को लोकपाल के दायरे में रखना चाहते हैं, फिर भी कैबिनेट को ये मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखना उचित है या नहीं, इस पर विवाद चल रहा है। इस पर दो राय हैं। एक राय ये कि जिस तरह का लोकपाल अन्ना की टीम चाहती है उससे संवैधानिक संरचना बिगड़ सकती है, इसलिए देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के जरिए ही कोई हल निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री पर कार्रवाई और उनसे पूछताछ का अधिकार किसी भी संस्था को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे संसद और कार्यपालिका दोनों पर असर पड़ सकता है। सरकारी कामकाज में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है और देश में अराजकता आ सकती है। इस तर्क में कोई कमी नहीं है। सरकार भी यही राय दे रही है, लेकिन लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया। दूसरी राय ये है कि अगर प्रधानमंत्री ईमानदार है तो उसे लोकपाल के दायरे में आने में क्या आपत्ति है। लोकतंत्र में जनता की राय सर्वोपरि होती है। जनता पिछले 2 सालों से निरंतर नए नए घोटालों से रूबरू हो रही है। कई घोटालों में मंत्री और नेता जेल में हैं। कई मुख्यमंत्रियों तक को इस्तीफा देना पड़ा है। कुछ घोटालों में प्रधानमंत्री का नाम भी जोड़ा जा रहा है। लोगों के बीच ये धारणा बन गई है कि सरकार में शामिल सारे लोग और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे में जन धारणा यही है कि जो भी सरकारी पदों पर विराजमान है उसे लोकपाल के दायरे में होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। लोकपाल बिल के कानून बनने से पहले इस पर राजनीति होगी। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से जानबूझकर बाहर रखा गया है ताकि मीडिया और लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार से हट जाए। पहला सवाल तो ये है कि अगर सरकार मजबूत लोकपाल के पक्ष में नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री या जजों को इसके दायरे में लाने या न लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, खतरा तो तब खड़ा होता है जब सरकार एक सर्वशक्तिमान लोकपाल बनाती और फिर कहती कि इसके दायरे में प्रधानमंत्री को लाना उचित नहीं है। आगे आने वाले दिनों में रामदेव की ही तरह अनशन भी होगा और फिर सरकार प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लेने के लिए बातचीत करेगी। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा और पूरे मामले को संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सरकार इस तरह विपक्ष को शांत कर सकेगी और टीम अन्ना के लोगों को भी लगेगा कि उन्होंने लड़ाई जीत ली। इन सब के बावजूद सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसके जरिए भ्रष्टाचार से नहीं लड़ा जा सकता है। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान और देश के प्रजातंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं।
आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ये कहा जा सकता है कि पिछले 60 सालों में इन तीनों संस्थाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं न कहीं कोई चूक तो की है। उसी चूक की वजह से भ्रष्टाचार ने पूरे सरकारी तंत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से लोगों में आशा जगी है। मीडिया, रामदेव और अन्ना हजारे जैसे लोग ये आशा जगाते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकार में विद्वान लोग हैं, कानून और अर्थशास्त्र के जानकार हैं। भ्रष्टाचार को समझने और पकड़ने का हुनर इनसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। फिर भी जब पीजे थॉमस के पक्ष में बयान आते हैं, जब ए राजा को निर्दोष बताया जाता है, जब थल सेना अध्यक्ष के खिलाफ साजिश होती है, जब अदालत प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश देती है, जब घोटालों में बड़े बड़े नेताओं और उनके परिवार के लोगों के नाम आते हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम आते हैं, तो देश के हर नागरिक का विश्वास हिल जाता है। जनता का विश्वास बनाए रखने की सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है। डर इस बात का है कि कहीं सरकार से चूक न हो जाए। अगर सरकार यह मौका चूक जाती है तो इसे हम जनता के साथ धोखा कह सकते हैं। हम जनता को उकसाना नहीं चाहते, हम लोगों को विद्रोह के लिए भड़काना नहीं चाहते। हम सरकार से जरूर ये कहते हैं कि आप अब कम से कम ऐसे काम मत कीजिए जिससे जनता का विश्वास पूरे राजनीतिक तंत्र से उठ जाए। और अफसोस इस बात का है कि हमारे देश का विपक्ष बिल्कुल खामोश है, थोथी, भोड़ी, विरोध की तकनीक अपना करके अपने आप अपनी पीठ ठोक रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि ये देश एक सख्त लड़ाई में जाए, भ्रष्टाचार को समाप्त करे। ये हमारा आरोप विपक्ष के ऊपर है और हम विपक्ष को चुनौती देते हैं कि वो इस आरोप को गलत साबित करे। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।